हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस डाइल्यूशन से रिलेटेड, और हम लोगों ने साथ साथ पढ़ा था कि एसिड्स को अगर मिक्स किया जाता है या फिर अगर बेसिस को मिक्स किया जाता है तो हम उसमें फाइनल मोलैरिटी सॉल्यूशन के किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने इसे दोनों मेथड से समझा था। एक हमने इसका फॉर्मूला समझा था और दूसरा हमने इसको निकाल कर भी देखा था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नई कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोलैलिटी। देखिए, ये जो मोलैरिटी है आप पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी, अब मोलैलिटी क्या है, उसी का ही भाई है। ठीक है, उसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते थे, तो इसे हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एम से। ठीक है, उसे हम किससे लिखते थे, कैपिटल एम से, और इसे हम लिखते हैं किससे, स्मॉल एम से। वहाँ पर क्या होता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता था पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो के अंदर 1 किलो सॉल्वेंट में, ध्यान रखना 1 किलो सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, यहाँ पर ये देखते हैं हम, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना वहाँ पर क्या अलग था, वहाँ पर एक तो वॉल्यूम था और लीटर में होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर वॉल्यूम था तो वहाँ पर, और यहाँ पर सॉल्वेंट है लेकिन वहाँ पर क्या होता था, सॉल्यूशन होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो मोलैलिटी स्मॉल एम से आप इसे लिखोगे तो ये क्या होने वाली है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एन। एक काम करूँ, एम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसके लिए भी मैं सेम यही यूज़ कर लूँ, नीचे एम, अगर आपको समझ में आता है। नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एम एस लिख देते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी नाम से लिखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा मास ऑफ सॉल्वेंट, एम एस लिख दिया, आप चाहो तो एम लिख लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर यहाँ पे वही मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में हमने लिया है, अगर हम चाहते हैं कि ये मास ऑफ सॉल्वेंट हम ग्राम में ले लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाई इस केजी की जगह पर ग्राम लगा दो और ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्योंकि ग्राम लगने पे 1000 से डिवाइड होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 एन बाय एम एस। अब केजी की जगह क्या ले लिया हमने, ग्राम, और ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो रख दो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 इंटू एम एस इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये फॉर्मूले आपसे एग्जाम में, इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, एम एस क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, एम क्या है, मोलैलिटी, जीएम आप लोग ऑलरेडी जानते हो गिवन मास, और एमएम आप लोग ऑलरेडी जानते हो मोलर मास, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स। देखिए, जो मोलैलिटी है इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, मोलैलिटी एक्चुअली ना टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें मोलैरिटी, जो हमने मोलैरिटी पढ़ी थी ना, वहाँ पे वॉल्यूम लेते थे हम, और वॉल्यूम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाता है वैसे वैसे वॉल्यूम चेंज होता जाता है। अब भाई मान लो टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम चेंज हो गया, तो इसका मतलब जो मोलैरिटी हमने निकाली क्या वो कहीं वही कंसंट्रेशन रही, भाई वॉल्यूम चेंज हो गया तो इसका मतलब कंसंट्रेशन भी वहाँ पर चेंज हो गई। तो इसीलिए मोलैरिटी को हम यूजुअली यूज़ ना करके, जहाँ पर हमें ज़्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी है, हम यूज़ कर लेते हैं किसको, मोलैलिटी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मास है। और मुझे एक बात बताओ, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर भी दोगे तो क्या मास में कोई चेंज आने वाला है, मास चेंज नहीं होता। तो अगर मास चेंज ही नहीं होने वाला तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि मोलैलिटी को लेना जो है मोलैरिटी के ऊपर फेवर्ड है। ध्यान देना, इस पॉइंट पे मैं जोर बहुत ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का जेई और नीट एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये क्लास 12th बोर्ड के अंदर भी कई बार, क्लास 11th के अंदर भी टीचर्स कई बार इसे 1 नंबर में क्वेश्चन को दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। मोलैलिटी क्या होती है, टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है ये आप लोग समझ गए, क्योंकि यहाँ पर मास होता है और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए मोलैलिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। चलिए, अगर आप लोगों को मोलैलिटी समझ में आ गया है तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फटाफट से ट्राई करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है मास ऑफ यूरिया। यूरिया आप सब लोग फॉर्मूला जानते हो क्या? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब देखिए, आपको यूरिया बताना है कि कितना मास यूरिया का रिक्वायर होगा क्या बनाने के लिए, 500 ग्राम सॉल्यूशन टू प्रिपेयर 500 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 3। आपको ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैलिटी क्या है, 3 है, और कितना सॉल्यूशन बनाना है, 500 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है। अब देखो, इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप सीधे सीधे यहाँ पर 500 ग्राम को यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं मान सकते हो। क्यों नहीं मान सकते हो? क्योंकि हमें यहाँ पे ये बोला गया मास ऑफ सॉल्यूशन है, पर हमें निकालना एक्चुअली में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए, मास ऑफ यूरिया हमसे पूछा जा रहा है। अभी यूरिया का मास हमें नहीं पता, अगर यूरिया का मास पता होता तो हम डिवाइड करके निकाल लेते, ठीक है। अब हमें गिवन क्या क्या है पहले आप वो लिखो। मोलैलिटी क्या गिवन है, 3 गिवन है, तो लिख दो। और क्या गिवन है हमें, यूरिया गिवन है ना, तो इसका मतलब मोलर मास हम निकाल सकते हैं, तो निकाल लो भाई मोलर मास। मोलर मास कितना होगा, नाइट्रोजन है 2, 1 और 1 2, 14 2 जा 28, 28 और हाइड्रोजन है 4, 28 + 4 32, 32 और 1 कार्बन है, तो इसका मतलब 12 यानी कि 44, 44 और 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 16 यानी कि 60। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, गिवन मास हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, तो गिवन मास को हम x मान लेते हैं। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता, पर सोचो, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन है, सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। क्या क्या है सॉल्यूशन के अंदर भाई, एक तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ये 2 ही चीज़ों से मिलके तो सॉल्यूशन बना है हमारा। ठीक है, तो एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो इसका मतलब अगर ये टोटल 500 है, तो अगर 500 में से मैं सॉल्यूट का मास माइनस कर दूं तो मेरे पास सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा। तो बस यही करना है हमें, सॉल्यूशन 500 माइनस सॉल्यूट कितना x, तो 500 माइनस x। अब हमारे फॉर्मूले में पुट कर लो वैल्यू, m मोलैलिटी क्या होगी, गिवन मास कितना है हमारे पास, गिवन मास है x मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है हमारे पास, मोलर मास है 60 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 500 माइनस में x। वैल्यूज को सॉल्व कर लो, आंसर निकल जाएगा। मोलैलिटी कितनी गिवन है, 3 गिवन है, तो रख दें फॉर्मूले में। चलिए सॉल्व करें इसे। देखिए, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 60, ठीक है, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग की शॉर्ट हो जाएगी। अब देखो 6 5 जा कितना होगा 30, ये हो गया 3000, 3000 इंटू में 3 यानी कि 9000, 9000 माइनस 6 इंटू में x यानी कि 6x मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 18x, तो माइनस का 18x तो ये हो गया, इज इक्वल्स टू ये क्या है 100x, इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 118x, और ये हो गया 9000। बस x की वैल्यू हमारे पास निकल गई 9000 बाय 118। अब ये जो भी वैल्यू है इसको चेक कर लेना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ये वैसे अप्रॉक्सीमेटली आया था, ये 76.2 ग्राम आता है ये आंसर, 76.2 ग्राम के आसपास ये आंसर आता है। एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है।
तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों से पूछा गया है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या पूछा गया है? मोल फ्रैक्शन। यहां पर इस क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर पानी है और ग्लूकोज है। अब देखिए यहां पर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में है क्या। देखिए मोल फ्रैक्शन जो है ना, ये भी कंसंट्रेशन को बताने की ही एक यूनिट है। ठीक है, ये भी किसके बारे में हमें बताती है? कंसंट्रेशन के बारे में ही बताता है। और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? काई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई से। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर MF, मोल फ्रैक्शन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? काई से। ठीक है, ये x जैसा आपको लग रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? काई। ठीक है, क्या बोलते हैं? काई। अभी जो काई है ये किसको बताता है? ये एक्चुअली में बताता है कि जो हमारा सैंपल है या फिर जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का है और कितना अमाउंट सॉल्वेंट का है। देखो टोटल जो है वो मिलाकर ये कितना मानते हैं कि 1 है। ठीक है, टोटल मिला के ऑब्वियसली कितना होगा? 1 होगा, यानी कि 100% होगा। अब अगर मैं बात करता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट कितना होगा, तो अब निकालते किस तरीके से उसे? सबसे ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इसे समझो, मोल फ्रैक्शन क्या है? बेसिकली मोल्स ले रहे हो आप किसके? जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके, और उनका फ्रैक्शन आप ले रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपने सॉल्यूट लिया, मान लो कि एक कंपाउंड था हमारे पास, उसके अंदर 2 मोल सॉल्यूट था और 8 मोल सॉल्वेंट था। ठीक है, हमने मान लिया। अब यहां पर देखो क्या आएगा, 2 मोल तो सॉल्यूट का लिख दो 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 जमा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना? 8। तो इसका मतलब 2/2 + 8 यानी कि 0.2। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखना चाहें तो 1 मोल में से 0.2 मोल तो किसका होगा? सॉल्यूट का होगा, और 0.8 मोल किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, इस चीज को समझ गए? अगर मान लो मैं इसी चीज को सॉल्वेंट के लिए निकालता, ठीक है, अगर मैं किसके लिए निकालता? इसी चीज को सॉल्वेंट के लिए निकालता, काई सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाता? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रख दो, नीचे तो टोटल आएगा ही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जिसके लिए भी निकालना है उसको क्या रख दो? ऊपर रख दो, और नीचे क्या रख दो? टोटल रख दो। इतना सिंपल है। तो चलिए वहां पर देख लीजिए, 8 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आया था? 10। तो इसका मतलब अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो मेरे पास कितना हाथ में आने वाला है? 0.8 मोल मेरे पास सॉल्वेंट हाथ में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है मोल का फ्रैक्शन, कि 1 मोल में कितना क्या चीज प्रेजेंट है। ठीक है, आपने ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही हो सकता है 2 से ज्यादा हो। कि मान लो एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 3 कंपोनेंट है, ए बी और सी, 3 चीजें हैं उसके अंदर, तो क्या करोगे? अगर मान लो मैंने आपसे बोला मोल फ्रैक्शन ए का निकालो, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। अब देखो हमसे यहां पर पूछा क्या जा रहा है? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब तो बहुत सिंपल हो गया। आपको अगर कहीं ना कहीं से ये चीज पता लग जाए कि कितना मोल्स ग्लूकोज का प्रेजेंट है और कितना मोल्स हमारे पास पानी का प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये चीज देखो, हम इसको पानी क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्वस बोल दिया गया है। ठीक है, वैसे भी
अगर आपको सॉल्यूशन सिर्फ लिखकर वो दे दे तो आपको ये एज्यूम करके ही चलना है कि आप पानी की ही बात कर रहे हो। अगर कोई और सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्वेंट बदल जाएगा तो वो आपको स्पेशली लिख कर देगा, उससे पहले आपको कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ पानी यूज करना है। ठीक है, देखिए 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन यानी कि इसकी मोलैलिटी कितनी है, 1 है। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखो, मोलैलिटी का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। और हमने पढ़ा था क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलो के अंदर कितना, ठीक है, 1 किलो सॉल्वेंट अगर आप लोगे तो उसके अंदर कितना मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट है, यही तो मतलब होता है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ये 1 आ रही है तो इसका मतलब 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट था किसके अंदर, 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर। भाई इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या निकल के आ चुका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सीधे निकल के आ गया, और सॉल्वेंट इस तरीके से निकल के आ गया कि हम उसे निकाल सकते हैं। मास आ गया, मास आ गया, मोलर मास हमें पता है, तो बस फिर क्या दे रही है। तो चलो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आ गया, 1। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो गिवन मास यहां पर कितना है, अभी मैंने एज्यूम किया कि इसको मैंने क्या मान लिया, 1 केजी सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका मतलब 1000 ग्राम होगा गिवन मास, और मोलर मास वाटर का कितना होता है, 18। अगर आप इसे डिवाइड करोगे 18 पंजे 90, 5 1 0 5, 55.5, आपके पास यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे वो 55.5 आएंगे। ये आगे भी चलता रहेगा, ठीक है, तो आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास सॉल्वेंट के। अब कोई परेशानी नहीं है, अब तो हमारे पास फॉर्मूला गिवन ही है, तो फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज को और निकाल लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं भाई, 1 है, रख दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 प्लस 55.55, या फिर 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 56.55। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही पूछा गया था। अब आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये जो आया है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए है? आप कोई सा भी सॉल्यूशन रखते, आप कोई सा भी सॉल्यूशन रखते, आप चाहे ग्लूकोज रखो, फ्रुक्टोज रखो, कुछ भी रखो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी XYZ कुछ भी रख दो आप, कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम तो सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देख रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हर केस में 1 ही आएगा अगर आप 1 मोलर लोगे तो अगर आपको कंसंट्रेशन गिवन है 1 मोलर, तो सीधे सीधे कुछ आपको देखना ही नहीं है, आपको सीधे सीधे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे यही वैल्यू टिक कर देनी है। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको यहां पर कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट गिवन है आप सीधे सीधे यही वैल्यू लिखकर आ जाओगे। चलो लगे आज सॉल्वेंट के लिए निकाल ले क्या ये चीज, अगर बोलोगे तो निकाल लेते हैं। चलो देखिए सॉल्वेंट के लिए निकालने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। ठीक है, अगर आप सॉल्वेंट का पहले निकाल लेते हो तो सॉल्यूट के लिए भी 2 तरीके हो जाते हैं। देखिए टोटल आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, तो आप चाहो तो सीधे सीधे क्या कर दो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 1 अपॉन में 56.55, इसका एलसीएम लोगे तो 56.55 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 56.55, 56.55 माइनस 1 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, 55.55 अपॉन 56.55, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहते तो मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रखते हैं आप, यानी कि 55.55 ऊपर रखते, डिवाइडेड बाय टोटल कितना था 56.55। तो आपका ये जो आंसर है दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे यही वैल्यूज रख के पूछ लेता है वो आपसे। आपको दे देगा कि मोल फ्रैक्शन बताओ सॉल्यूट का किसमें 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन में। अगर उसका मन बन गया तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन को बदलकर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ना पूछ के आपसे सॉल्वेंट पूछ ले। इससे ज्यादा हेराफेरी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होती है। तो सिंपल अपना इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो और आराम से क्वेश्चन इजीली आप लोगों से होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोला गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इज 0.1, कैलकुलेट मोलैलिटी। आपसे पूछा गया है मोलैलिटी निकालने के लिए और आपको दिया क्या जा रहा है, मोल फ्रैक्शन दिया जा रहा है किसका, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है और वो है 0.1। आपसे पूछा क्या गया है, मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला जानते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, है ना। अब आपके पास मोल फ्रैक्शन तो गिवन है, लेकिन आपके लिए एक दुविधा होगी इस समय पे, एक परेशानी होगी कि आपको ना तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है और ना ही यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता है। अब ऐसे केस में आप क्या किया करो ना, ऐसे केस में आप एज्यूम कर लिया करो कि सॉल्वेंट जो है वो 1 kg है। ठीक है, हमेशा आप सॉल्वेंट को एज्यूम कर लो 1 kg है। ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम एज्यूम करके क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, पर क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, तो पर केजी है तो सीधे सीधे हम उसे मोलैलिटी से रिलेट कर सकते हैं ना। एक बार हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए उसमें, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी, है ना। तो 1 kg में बेटा जितना नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा हम सीधे सीधे आंसर लिख देंगे, हमें क्यों परेशान होने की जरूरत है ना। तो इसीलिए हम उसे बदल कर वैल्यूज नहीं लेंगे, सीधे सीधे आप क्या मान के चलो कि 1 kg सॉल्वेंट है, आप 1 ग्राम मानो, 10 ग्राम मानो, 100 ग्राम मानो, 2000 ग्राम मानो, सबसे आपका आंसर आएगा। ठीक है, पर हम हमेशा वैल्यू क्या मान के चलेंगे, 1 kg मान के चलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। हमने मान लिया लेट मास ऑफ सॉल्वेंट बी। हमने क्या किया, यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट को एज्यूम कर लिया कि वो कितना है, 1000 ग्राम है। अब देखो 1000 ग्राम है तो इसका मतलब आप तक आप लोग जान चुके होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने निकल के आ जाएंगे, 55.55, है ना। अभी हम लोगों ने निकाला था 1000 डिवाइडेड बाय 18 करके। तो बस अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अभी हमें नहीं पता, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो मान लो x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वैल्यूज को पुट करो, ये होगा 0.1x प्लस में ये इधर जाएगा, अगर ये डेसिमल से मल्टीप्लाई होगा, 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक पॉइंट और आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया 5.555। ठीक है, या फिर अगर 2 तक भी ले लोगे तो चल जाएगा काम आपका, इज इक्वल्स टू में x है। ठीक है, ये इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा x माइनस में 0.1x, यानी कितना होगा 0.9x इज इक्वल्स टू 5.55। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5.55 डिवाइडेड बाय 0.9। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 6×54, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपकी आ जाएगी 6.1। तो इसका मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो कितने होंगे, 6.1 मोल। अब बस आपका क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 6.1, मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी यानी कि 1, तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी 6.1। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। अब आप ये चीज देखो कि आपको यहां पर कोई भी सॉल्यूशन, आपको यहां पर कोई भी सॉल्यूट गिवन होता, यहां पर यूरिया गिवन था, कुछ भी गिवन था, कोई भी XYZ गिवन था, आपको कहीं पे भी ऐसा यूज करना पड़ा क्या, इसका नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे आपने निकाल लिया। इसका मतलब अगर कोई भी हमारे पास दे रखा है इस तरीके से
0.1 मोल फ्रैक्शन, तो हमेशा क्या आएगा आपके पास 6.1 मोल्स, ठीक है, प्रेजेंट होंगे। या फिर आप सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.1 है देन हमेशा, मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा ये होगा कि जो मोलैलिटी है वो 6.1 आएगी। कोई सा भी सॉल्यूट लो आप, जो आप सॉल्यूट सोच सकते हो वो सॉल्यूट आप ले लो, हमेशा आपकी मोलैलिटी क्या आएगी 6.1 ही आएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूट लो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। देखो कितनी मजेदार बात है, सॉल्यूट आप बदलते रहो लेकिन आपका आंसर नहीं बदलेगा, आपकी मोलैलिटी हमेशा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसंट्रेशन टर्म्स पे। देखिए जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास वो है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अब जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की निकालने वाले हैं वो आप परसेंटेज में निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि 10%, 20%, 30%, 40%, है ना। अब देखिए परसेंटेज क्या होती है, जैसे कि अगर मान लो कि कोई बच्चा कहता है कि मेरे 90% आए, ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मैं मान रहा हूं कि 100 नंबर का पेपर था तो इसका मतलब 100 में से उसके 90 नंबर आए, ठीक है, यही मतलब होता है, सिंपल। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर परसेंटेज स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं तो मान लो कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 10% सॉल्यूशन है या 20% सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 10% सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, 10% है क्या एक्चुअली में। यहाँ पर देखिए 10% सॉल्यूशन में अगर आपसे बोल रहा हूँ तो मान लो कि 10 ग्राम कोई सॉल्यूट था, ठीक है, मान लिया हमने, चलिए कैल्शियम कार्बोनेट था, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है किसके अंदर, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर मैंने बोला कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब यहां पर भी ग्राम था और यहां पर भी ग्राम है। ये तो हो गई हमारे पास क्या, परसेंटेज की। भाई 10 ग्राम के अंदर, 10 ग्राम किसके अंदर है, 100 ग्राम के अंदर, यानी कितना परसेंट है, 10% है, ठीक है। जिस तरीके से आप अपने मार्क्स निकालते हो सेम उसी तरीके से आप निकाल रहे हो। अब ये जो प्रेजेंट है दोनों ही ग्राम के अंदर है, तो इस तरह से अभी हम लिखते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, परसेंटेज W/W। W/W मतलब वेट बाय वेट, यानी ऊपर भी वेट है और नीचे भी वेट है। अब देखो अगर मैं लिखता हूं 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 100 ml सॉल्यूशन, तब इसका मतलब क्या है, अब ऊपर तो ग्राम है, ऊपर तो वेट है, लेकिन नीचे क्या है, वॉल्यूम है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। देखो जो ये आज पहला लेक्चर देख रहे हैं वो इस बारे में कंफ्यूज मत होना कि सर मास की जगह पे वेट बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर, हम लोग इक्वली यूज कर लेते हैं मास और वेट को, ठीक है, अलग अलग डिफाइन नहीं करते हैं। वरना फिजिक्स के कंसेप्ट में अगर आप वेट के लिए जाओगे तो फिर वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर पढ़ना। वेट जो है सिंपल हम नॉर्मल मास की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गया बेसिकली किसका, परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होगा भाई, परसेंटेज वेट कैसे निकालोगे आप, 10 परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकालोगे, 10 ग्राम किस में है, 100 ग्राम में है, इनटू में आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और किस में लिया है आपने मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी आपने किस में लिया है, ग्राम में, इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। क्यों, क्योंकि आपको परसेंट निकालना है। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, ये किस में लिखोगे, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में लिखोगे, ml में, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 100। क्यों मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको परसेंट निकालना है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए।
अगर आप परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहते हो। देखिए और भी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप लोगों से यूजुअली एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ वो फॉर्मूले आप सेपरेट लिखते जाइए और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिखें आप लोग उन्हें अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। चलिए देखते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से बोला क्या गया है, यू आर गिवन 10% एक्वस कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन W/W। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए इसका मतलब एक्चुअली में क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गिवन मास जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो कितना है, 10 ग्राम है। और मोलर मास आप कैल्शियम कार्बोनेट का जानते हो ना। देखिए 10% एक्वस सॉल्यूशन क्या होता था, 10% एक्वस सॉल्यूशन यानी कि 10 ग्राम प्रेजेंट है किसका, जो भी सॉल्यूट हमें गिवन है उसका, किसके अंदर, 100 ग्राम के अंदर। तो इसका मतलब हमारे पास ये कितना है, 10 ग्राम है, ठीक है। मोलर मास कितना होगा इसका, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 48, तो टोटल कितना हो गया, 100 ग्राम मोलर मास। और हमें ये पता है मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमें गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 100 ग्राम, क्योंकि 10% है तो इसका मतलब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। अब हमसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है मोलैलिटी निकालो। देखो मोलैलिटी अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो यहां से निकल जाएंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता है और हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता है। अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दो। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये कितना निकल के आया है, 90 ग्राम। और मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जब भी आपको सॉल्यूशन गिवन है और नाम नहीं बता रखा तो हमेशा आप ये एज्यूम करके चलोगे कि आपके सामने वाटर ही है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, गिवन मास 90 डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। इसी तरीके से तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो 90/18 इसको डिवाइड करोगे तो इसका मतलब 5 मोल आ गया, ठीक है। हालांकि अभी यहाँ पर मोलैलिटी निकालने के लिए मोल निकालने की जरूरत नहीं थी वाटर की, पर जस्ट मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया, ठीक है। तो चलिए मोलैलिटी निकाल लेते हैं हम अब लोग अपनी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। या फिर मैं सीधे सीधे लिख दूं गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इनटू में क्या हो जाएगा 1000। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहां पर जो मास ऑफ सॉल्वेंट आप ले रहे हो वो ग्राम में है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो इसलिए ऊपर से क्या कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई। चलिए गिवन मास 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 100 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 90। तो जो मोलैलिटी हमारे पास निकल के आएगी 3 0 से 3 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब मोलैलिटी हमारे पास आ गई 10/9, या फिर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1.1, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई है, मोलैलिटी। तो ये पहली कैलकुलेशन, पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका खत्म होता है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, आप लोगों से पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए अगर आप चाहते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना, एक काम करते हैं इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं ताकि थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोग के जगह बचे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप निकालना चाहते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। चलिए मैं निकाल कर ही दिखा देता हूं आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, गिवन मास बाय मोलर मास यानी कि 10/100 यानी कि 0.1। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 डिवाइडेड बाय फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं 5। तो ये आपका आंसर हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 5.1।
ठीक है। या फिर आप इसे बोल सकते हो, अगर दोनों तरफ से आप डेसिमल हटाओगे तो 10 नीचे आएगा और 10 ऊपर आएगा। 10 से 10 अगर कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 1/51। ये आपके पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। थर्ड जो हमारे पास पार्ट है, यानी कि जो इसका बी पार्ट है, उसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होगा सीधे सीधे फॉर्मूले से, जो मैं आप लोगों को यहाँ लिखवाने वाला हूँ, लेकिन हम लोग पहले इसे कंप्लीट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम लोग हर चीज़ का फॉर्मूला बनाकर नहीं चल सकते, ठीक है। हम लोगों को जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें बेसिक से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और बेसिक से अटेम्प्ट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तब भी हम लोग बेसिक्स को लगाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है। डेंसिटी जो है वो कितनी गिवन है, 1.4 ग्राम पर ml। हम इतना जानते हैं कि अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट वाला मामला तो सॉर्टेड है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें ऑलरेडी पता है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने निकल चुके हैं, 0.1 निकल चुके हैं। अब हम निकालना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, हम लोगों को यहाँ पर डेंसिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों को मास तो पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, और डेंसिटी का रिलेशन किससे होता है, मास और वॉल्यूम से होता है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। आप निकालना क्या चाहते हो, वॉल्यूम, तो निकालो। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी। इसको अगर आप पुट करोगे तो ये होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास, मास हमने देखा सॉल्यूशन का 100 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.4। अब देखिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसे अभी काटो मत, ठीक है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बता रहा हूं इसको क्यों नहीं काटना, क्योंकि आगे जाके ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए जब हम मोलैरिटी के फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने हैं बोलो, 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर होता है। अब लीटर में हमने नहीं ले रखा, अगर ये तो ml में है, तो इसका मतलब ऊपर 1000 से पहले मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे ये आया 100/1.4। अब देखो ये अगर 100/1.4 है तो ये ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0.1 × 1000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.4। देखो बहुत से बच्चों को इस चीज़ में कंफ्यूजन रहती है, ये चीज़ ध्यान से देखना। ये आप लोग ऐसा मत सोचना कि इसके नीचे लिखा हुआ था तो ये वाली टर्म इधर आनी चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, एक्चुअली में जब आप डिवाइड करते हो, जैसे मान लो 2/3 या 2/1 डिवाइडेड बाय 3/5 है ना, तो असल में होता क्या है कि ये जो 5 है ये ऊपर जाता है और ये 3 है ये इसके साथ आता है ना, यही होता है यहाँ पर। अब कई बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको मान लो इसी तरीके से लिख के दे दिया है 2/3/5, ये जो 1 है हटा दिया गया है, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा देख के। ये देखो ये ऊपर वाली टर्म थी ना पूरी, इसमें कोई छेड़छाड़ तो हुई नहीं अलग से, तो ये जो इसके नीचे इसका मतलब 1 है, तो इसके नीचे अगर आप 1 मान के चलोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इस वाले 1 से, डिवाइड वाले 1 से, और इसकी मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले से होगी, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले से होगी। तो इस तरीके से आप लोग इसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल हटाओगे, 10 नीचे आएगा, अगेन 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों की मोलैरिटी निकल के आएगी 1.4। अब एक तो ये तरीका था जिससे आप लोगों ने कंसेप्ट से सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। दूसरा, आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर सीधे सीधे बस वैल्यूज पुट करने से हो जाएगा। देखिए आप लोग इसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे मोलैरिटी का, वो फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इंटू 10, परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इंटू में 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बस इतना आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आप लोगों का जो ये आंसर है मोलैरिटी का सीधे सीधे निकल कर आ जाएगा। बस आपको पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, परसेंटेज वेट बाय वेट पता होना चाहिए और डेंसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। डिवाइड कर दिया जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को
कर सकते हैं। चलिए फटाफट से आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगली कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ।